So today we are going to discuss the concept of argument and rotation first. अब तक हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करी, कॉम्प्लेक्स नंबर z, और उस z को हमने लिखा था इन टर्म्स ऑफ x प्लस आयोटा y. x इज द रियल पार्ट, y इज द इमेजिनरी पार्ट, और इसी को लिखा गया फिर मॉडुलस ऑफ z पोलर फॉर्म में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. Magnitude of z is nothing but the modulus of z is nothing but the magnitude of that complex number, और theta is nothing but the argument of that complex number. Particular complex number theta argument है उस complex number z का, और magnitude of z जो है उसका modulus है. Now we discuss about the two complex number. देखो जरा, that with respect to some origin है ना, ये आर्गेन प्लेन है, this is the origin. Argand plane is made up of real axis as well as imaginary axis. Argand plane या complex plane. इस complex plane में दो points आपने लिए या दो complex numbers हैं. Let's say that point is P having the complex number as Z1 and there is a second point Q जो कि Z2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना. तो these two complex numbers, one is P point representing by the complex number Z1, Q point जो कि Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. देखो, if I join PQ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z1. देखो, उसके लिए भी हम समझें, ये P पॉइंट Z1, Q पॉइंट Z2, OP OQ को ज्वाइन किया, हम जरूर लिख सकते हैं दैट OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू OQ वेक्टर. आप वैसे भी जानते हैं दैट PQ वेक्टर इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, है ना. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विच इज नथिंग बट द Z2 और पोजीशन वेक्टर ऑफ P विच इज नथिंग बट द Z1 Q वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, है ना. तो ये PQ हो गया Z2 माइनस Z1. PQ वेक्टर दैट इज इनफैक्ट Z2 माइनस Z1. वी आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द argument and magnitude. If I represent modulus of Z2 minus Z1, ये modulus of Z2 minus Z1 जो होगा that will represent in fact magnitude of PQ, or you can say that is nothing but the distance between the two complex number ना. PQ के बीच के distance है ये, that is nothing but the distance between these two. P और Q के बीच के distance है modulus of Z2 minus Z1. and at the same time ये PQ को मैंने एक्सटेंड किया एंड दैट PQ इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा, लेट्स से विद द रियल एक्सिस. ये PQ जो है, PQ वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द रियल एक्सिस. और मैं यहां पर कहूंगा दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ PQ वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द रियल एक्सिस. ये PQ वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है रियल एक्सिस के साथ में. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 इज नथिंग बट अल्फा. आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 इज नथिंग बट अल्फा. ठीक है. तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में डिस्कस किया. जो प्रीवियसली हमारा डिस्कशन था दैट वाज अबाउट द सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की यार जो पॉइंट है वो पॉइंट P अगर Z है x प्लस आयोटा y, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z इज नथिंग बट द मॉडुलस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और थीटा इज नथिंग बट द आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच आई हैव टेकन हियर, P पॉइंट Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q पॉइंट Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर. ठीक है ना. तो PQ वेक्टर कैन बी रिटन एज Z2 माइनस Z1, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, Z2 माइनस Z1 है. और ये जो Z2 माइनस Z1 है
इफ आई टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट, अगर उसका मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ z2 माइनस z1 का मैग्नीट्यूड, तो दैट विल डेफिनेटली रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स विच इज नथिंग बट pq, एंड दैट pq वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द रियल एक्सिस। ये pq वेक्टर जो है ये कितना एंगल बना रहा है, तो pq वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द रियल एक्सिस। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1 अगर मैं लिखूंगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1 इज नथिंग बट अल्फा। ठीक है, दैट इज अबाउट द टू पॉइंट्स हैविंग complex numbers as z1 and z2. We are discussing the property just now we have used. देखो z is equals to mod z cos theta plus iota sin theta, पोलर फॉर्म में लिखते हैं आप। ठीक है, mod z क्या होता है, मैग्नीट्यूड है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और थीटा क्या, दैट इज द आर्ग्यूमेंट। आई हैव आल्सो सजेस्टेड यू दैट इट कैन आल्सो बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ z e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, क्योंकि e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा जो होगा दैट इज गोइंग टू बी cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इज e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा यूजिंग द ऑयलर्स रूल, है ना। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात, e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इज नथिंग बट cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अभी मैं प्रॉपर्टीज डिराइव कर रहा हूं बेस्ड ऑन दैट आर्ग्यूमेंट जिसका हमने अभी अभी यूज किया, जिसका यूज करना पड़ा हमें। देखिएगा यहां पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेटेड प्रॉपर्टीज या आर्ग्यूमेंट रिलेटेड प्रॉपर्टीज, लेट्स से z1 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आई कैन राइट इट मैग्नीट्यूड ऑफ z1 e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 1, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ z1 उसका मॉड है और थीटा 1 आर्ग्यूमेंट है। सिमिलरली z2 कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ z2 e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 2, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर, और मैग्नीट्यूड ऑफ z2 मॉड है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का और थीटा 2 आर्ग्यूमेंट है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। देखो इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, आई विल बी गेटिंग मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2 e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 1 इंटू e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 2। ठीक है, that can also be written as z1 z2 and magnitude of that, property is based on the magnitude। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती तो आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो z1 z2 कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ z1 z2 e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। कोई बड़ी बात तो नहीं। z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z1 z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मैं यहां पर लिख सकता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2, z1 z2 का आर्ग्यूमेंट अगर मैं कहता हूं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 क्या होगा, नए कॉम्प्लेक्स नंबर। z1 z2 का मैग्नीट्यूड क्या है, ये रहा मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ z1 z2, और आर्ग्यूमेंट क्या है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, थीटा 1 प्लस थीटा 2। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, थीटा 1 क्या है, तो थीटा 1 इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1, और थीटा 2 क्या है, तो थीटा 2 इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z2। तो आई कैन डेफिनेटली राइट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 वी डिराइव्ड अ प्रॉपर्टी, एंड दैट प्रॉपर्टी इज, जो प्रॉपर्टी हमने डिराइव करी यहां पर, और वो प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 is equals to argument of z1 plus argument of z2। Similarly, if I divide these two complex number, इन complex number को अगर मैं divide करता हूँ z1 by z2, तो z1 by z2 अगर लिख रहा हूँ तो that is going to be mod z1 upon mod z2 e raised to power iota theta 1 e raised to power iota theta 2। ठीक है ना, that will be z1 by z2 whole mod of z1 by z2 e raised to power iota theta 1 minus theta 2 लिख सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 by z2, z1 by z2 का जो आर्ग्यूमेंट होगा दैट इज नथिंग बट थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 क्या है, तो थीटा 1 इज नथिंग बट द आर्ग्यूमेंट ऑफ, पहले समझ लीजिएगा,
theta 1 is the argument of z1 minus of theta 2, which is nothing but the argument of z2. So we derived a new property again, argument of z1 by z2. Argument of z1 by z2 is equals to argument of z1 minus argument of z2. Argument of z1 z2 complex numbers multiplication, भाई that's a new complex number. इस z1 z2 का जो argument होगा that will be equals to argument of z1 plus argument of z2, और z1 by z2 का जो argument होगा that is going to be argument of z1 minus argument of z2. कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज आर्ग्यूमेंट की आप देख रहे होंगे तो लॉग की बात याद आ रही होगी कि log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n, log m by n, log m माइनस log n. एंड लुक फॉर वन मोर प्रॉपर्टी. देखिए ये जो रिलेशन या जो रिजल्ट मैंने डिराइव किया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2. अब यार ये रिजल्ट जो है, अगर मान लीजिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 z3 है, इफ इट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 z3, तो मैं जरूर लिख सकता हूं इसको, इस प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर सकता हूं मैं कि इफ इट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 z3 कैन बी रिटन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z3. और इसको n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकता हूं मैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 अप टू आर्ग्यूमेंट ऑफ zn. ठीक है ना. और ये हो गई दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2. ठीक है. एंड लुक फॉर वन मोर प्रॉपर्टी यूजिंग दिस ओनली. आर्ग्यूमेंट ऑफ z रेज़ टू पावर n, आर्ग्यूमेंट ऑफ z रेज़ टू पावर n. z रेज़ टू पावर n का क्या मतलब समझे? z रेज़ टू पावर n का मतलब हुआ z into z up to n times. Z raised to power n is nothing but z into z up to n times. Using this first property, मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए लिखा था, तीन के लिए भी हो सकता है, और इट कुड बी एक्सटेंडेड फॉर n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसका मतलब क्या है? इसको मैं लिख सकता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z up to n times. तो argument of z raised to power n that will be equals to n times argument of z. This is the third property, in fact based on the argument. तो ये तीनों properties बिल्कुल similar properties हैं based on log. Log mn equals to log m plus log n. Argument of z1 z2 is equals to argument of z1 plus argument of z2. Log m by n equals to log m minus log n. तो यहाँ पर argument of z1 by z2 equals to argument of z1 minus argument of z2. And argument of z raised to power n is n arg z. ठीक है. और इनफैक्ट जो प्रीवियस जो मैं रिजल्ट डिराइव कर रहा था, आई हैव यूज दैट प्रॉपर्टी. इनफैक्ट मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज किया था. आई हैव रिटन देयर बीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू अल्फा एंड थीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा. मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज किया था. ठीक है ना. प्लीज नोट डाउन दैट. नाउ वी टेक अ ट्राइंगल. ट्राइंगल कंसिडर करते हैं. That's the triangle with vertices A, B, C. और आर्गेन प्लेन में ट्राइंगल है. तो आर्गेन प्लेन में ट्राइंगल है मतलब ये जो वर्टाइसेस हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Z1, Z2, Z3. ठीक है ना. लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज सम एंगल बीटा, दिस इज सम एंगल गामा. अल्फा बीटा गामा बोल दीजिए या एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बोल दीजिए, जैसा भी हो. अच्छा, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ, वी हैव डिस्कस्ड इन फैक्ट, और इसी बात को मैं फिर से डिराइव कर रहा हूं ताकि क्लैरिटी बढ़ जाए. दैट्स द रियल एक्सिस. ये रियल एक्सिस आर्गेन प्लेन को प्लॉट किया है.
ठीक है। दिस एंगल इज बीटा। ये दोबारा इसलिए बता रहा हूँ, यू विल बी गेटिंग मोर क्लैरिटी अबाउट दिस, और ये क्लैरिटी अगर हो जाएगी तो आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट है रोटेशन, और मैक्सिमम क्वेश्चंस आर्ग्यूमेंट और रोटेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, देखिएगा, दिस BC is making an angle of, let's say this angle is theta 1. This BC is making an angle of theta 1 with the real axis. BC is making an angle of theta 1 with the real axis. BA is making an angle of theta 2 with the real axis. ठीक है, मैं दोबारा उस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं जो मैंने फिर डिराइव किया था। So this BC is making an angle of theta 1, this BA is making an angle of theta 2 with the real axis. Fine, I can definitely write, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मजा आएगा आपको। थीटा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा 2। बीटा इज नथिंग बट दिस एंगल। यू आर क्लियर व्हाट इज बीटा? बीटा इज द एंगल बिटवीन BC एंड BA। ठीक है, तो थीटा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा 2। तो बीटा कैन बी रिटन एज, बीटा को लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? थीटा 2 माइनस थीटा 1। बोले हाँ सर क्या दिक्कत है? And as we have discussed, theta 2 is the argument of which complex number? Theta 2 is the argument of complex number. इसे लिखूं मैं बेहतर होगा। BA is making an angle of theta 2 with the real axis. I can definitely write argument of Z1 minus Z2, right? Minus of theta 1 BC, vector BC is making an angle of theta 1 with the real axis. मैं जरूर लिख सकता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2, जो मैंने डिस्कस किया था और क्लियर हो जाएगा इससे। यूजिंग द प्रॉपर्टी वी हैव डिराइव्ड, आई कैन डेफिनेटली राइट इट लाइक आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन, it is Z argument of theta 1 is the argument of theta 1 Z3 minus Z2. This is Z2, so it is Z3 minus Z2. Using the property argument of Z1 by Z2 is equals to argument of Z1 minus argument of Z2. ये बीटा आ गया, and बीटा is nothing but the argument of, बीटा क्या है अभी क्लियर है आपको? बीटा इज नथिंग बट द आर्ग्यूमेंट ऑफ विच कॉम्प्लेक्स नंबर? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। और आर्ग्यूमेंट लिखने का सीधा सा तरीका, और वो तरीका ये, टेक द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसीडर किया है ना। BC और BA के बीच में एंगल है बीटा, है ना। बीटा इज द एंगल बिटवीन BC एंड BA। BC और BA के बीच में एंगल है बीटा। दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2, दैट इज बीटा। और ये दैट इज द डेरिवेशन पार्ट, सेकेंड टाइम डिराइव कर दिया मैंने, अभी क्लियर होना चाहिए ना ये। लाइकवाइज अगर मुझे अल्फा लिखना होगा कोई परेशानी नहीं है। अल्फा इज इक्वल्स टू, अल्फा इज व्हाट? अल्फा, take the anti-clockwise direction again, है ना। how to write the alpha? Alpha is the argument of which complex number? अल्फा किस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है? तो अल्फा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ, अल्फा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। Z3 minus Z1 upon Z2 minus Z1। ठीक है, तो अल्फा इज द आर्ग्यूमेंट बिटवीन, या अल्फा इज द एंगल बिटवीन AC and AB। दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड आफ्टर रोटेशन विथ अल्फा डिग्री AC इज द फाइनल पोजीशन। तो फाइनल अपॉन इनिशियल Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। क्लियर है क्या? अरे यू हैव सीन द डेरिवेशन, अब कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, रट्टाफिकेशन वाली कोई बात नहीं। ठीक है, एंड लाइकवाइज यू कैन डेफिनेटली राइट द आर्ग्यूमेंट फॉर द
एंगल गामा, गामा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ कंसिडर द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसिडर किया आपने, है ना। CB और CA के बीच में एंगल है गामा। दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3, दैट इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये है आर्ग्यूमेंट, है ना। देखो Z1, Z2, Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो आर्गेन प्लेन में वर्टाइसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो Z1 माइनस Z2 इज अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z3 माइनस Z2 इज अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, और दोनों का डिवीजन एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो बीटा क्या है? बीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। ये है बात, राइट। तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन द आर्ग्यूमेंट। इस ढंग से लिखेंगे आप आर्ग्यूमेंट को, ठीक है। एक और बात जो बिल्कुल पैरेलल में साथ में यहीं पर क्लियर कर दूं मैं आपको तो बेहतर होगा। देखो, अच्छा, ये ट्राइंगल अगर चूंकि मैंने लिखा है तो इफ आई रिटर्न द ट्राइंगल देयर, ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे बहुत ठीक ढंग से क्लियर कर दे हम कि AB इज व्हाट, AB इज द लेंथ ऑफ दैट साइड। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कहाँ क्या लिख रहे हो और क्यों लिख रहे हो। AB इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द साइड, और लेंथ ऑफ साइड को कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? AB को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मॉड, मॉड क्या? मॉड Z1 माइनस Z2 या Z2 माइनस Z1, है ना। यस, मॉड के टर्म में रिप्रेजेंट करोगे, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। BC को कैसे लिखोगे? तो दैट BC इज अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ, आप Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड लिखो या Z2 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड लिखो, कोई परेशानी नहीं है उसमें, एक ही बात है। BC इज Z3 माइनस Z2 and AC is Z3 माइनस। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड के लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखो एक और बात समझना जो आप, क्योंकि क्लैरिटी आती जाएगी। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखा जाता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन लाइक, मैंने जैसे बीटा को डिराइव किया, बीटा का डेरिवेशन किया, और सिमिलर लाइंस के ऊपर मैंने अल्फा और गामा को भी लिख दिया, ठीक है ना। ये समझने वाली बात है, क्योंकि आगे का जो डिस्कशन होगा वो रोटेशन और आर्गुमेंट के ऊपर ही बेस्ड होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को जो लिखने का तरीका होता है, दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन लाइक z इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ z e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, क्योंकि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा होता है, ठीक है। तो बीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। बोले सर ठीक है ना। सो बीटा वी हैव रिटन द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। क्लियर है आपको, डेरिवेशन सही देखा आपने। अच्छा, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है, जरूर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है Z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। आप कहेंगे हाँ सर ठीक बात है, क्या दिक्कत है, लिखते ही हैं। तो देखो इसी बात से इफ आई राइट Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बराबर है। Z, तो Z इज रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ Z, मैग्नीट्यूड ऑफ Z e रेज़ टू पावर आयोटा। व्हाट इज दैट आर्ग्यूमेंट? बीटा। आप चेक करिए, ऐसा लिख सकता हूं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है सर। भाई ये बीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। बोले सर ये क्या किया आपने? तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख दिया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर e रेज़ टू पावर आयोटा बीटा। सो इट इज Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। बोर्ड पे देख लीजिएगा पहले, मॉडुलस ऑफ Z, इसको अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 AB, मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z2 BC, e रेज़ टू पावर आयोटा बीटा। और दोस्तों ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है, अच्छा बताओ लिख सकते हैं ना?
जरूर लिख सकते हैं. दैट इज नथिंग बट, ये और कुछ नहीं बल्कि दैट इज नथिंग बट द रोटेशन अबाउट बी. बी पॉइंट के अबाउट रोटेशन, ये होगा बी पॉइंट के अबाउट रोटेशन. कैसे लिखना फिर से देखिएगा. हाउ टू राइट द रोटेशन, ये तो हमने पूरा डेरिवेशन से ही समझा है यार. पहले डिराइव किया आर्ग्यूमेंट को कि बीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा गया. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हो z इज इक्वल्स टू मॉड z e रेज़ टू पावर आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा. मॉड है तो सेपरेट कर दिया यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीट्यूड. मॉड z1 बाय z2 इक्वल्स टू मॉड z1 बाय मॉड z2 AB by BC. That is nothing but the rotation about point B. इसे कहा जाता है B point के about rotation. और B point के about rotation जो लिखा जाता है दोस्तों उसे लिखते हैं, देखो you can take rotation about any point. B point के about rotation अगर आपको लेना होता है, consider the anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction consider कीजिए. This is the initial position, है ना. Beta is the argument between, या B point पे आप rotation लिख रहे हैं, take the anti-clockwise direction. BC और BA के बीच में एंगल है बीटा. दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड आफ्टर रोटेशन विद द बीटा डिग्री या आफ्टर रोटेशन विद एन एंगल ऑफ बीटा द न्यू पोजीशन इज BA. ठीक है, तो दैट बीटा दैट रोटेशन इज नथिंग बट, कैसे लिखोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इनिशियल फाइनल. तो फाइनल पोजीशन अपॉन इनिशियल पोजीशन Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू AB upon BC e raised to power iota beta. That's how we are going to write the rotation. इस ढंग से आप लिखने वाले रोटेशन को, है ना. B पॉइंट के अबाउट रोटेशन फिर से देखिए, बीटा इज द एंगल बिटवीन BC एंड BA. दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन. तो फाइनल पोजीशन अपॉन इनिशियल पोजीशन Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू AB upon BC e raised to power iota beta. ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस. अच्छा ये बता दीजिए हाउ टू टेक द रोटेशन अबाउट, ये मैंने B पॉइंट के अबाउट रोटेशन लिखा था. हाउ कैन यू टेक द रोटेशन अबाउट पॉइंट A? रोटेशन अबाउट A point using the similar concept. A point के about rotation लिखना है, take the anti-clockwise direction, है ना. This is the initial position, this is the final position. AB is the initial position, AC is the final position. You are going to write Z3 minus Z1 upon Z2 minus Z1 is equals to magnitude of that final position, that is nothing but AC divided by AB e raised to power iota alpha. That's how we are going to write the rotation. किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेशन लिखा जा सकता है. ठीक है, we take a problem for और एक रिजल्ट है इनफैक्ट जो ध्यान रखने वाले हैं आप. इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. In an equilateral triangle, है ना, with vertices ABC having the complex numbers as Z1, Z2, Z3 respectively. इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसेस ABC जो Z1, Z2, Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. प्रूव करना है आपको Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1. एक रिजल्ट है और ये रिजल्ट याद भी रखेंगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1. देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यू आर अवेयर ऑफ ऑल द एंगल्स आर सेम
एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, लेट्स से अल्फा बीटा गामा, ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको। π/3, ठीक है। अच्छा, ए बी सी Z1 Z2 Z3 से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। सो इफ आई राइट ए बी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी ए के बराबर है। मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z1। इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साइड्स की लेंथ सेम होंगी, और ए बी बी सी है तो मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z3 और मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z3 बराबर है, ठीक है। आपने क्या किया अभी यहाँ पर, मुझे रिजल्ट प्रूव करना है। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑल द एंगल्स आर सेम एज वेल एज दीज मैग्नीट्यूड्स आर आल्सो सेम, या तीनों साइड्स की लेंथ बराबर है। व्हाट वी हैव डन हियर, टेकिंग द रोटेशन। देखो यार, एक छोटी सी बात है, हमने सीखा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, और आर्ग्यूमेंट जो लिखा गया था उसी से हमने रोटेशन की बात करी है। आर्ग्यूमेंट इज ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर लिख दिया जाए तो उसी को रोटेशन कह रहे हैं हम लोग, है ना। सो इफ आई टेक रोटेशन अबाउट पॉइंट ए, रोटेशन अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट अगर मैं रोटेशन लिखता हूं, तो ए पॉइंट के अबाउट रोटेशन लिखता हूं, टेक द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फर्स्ट, ठीक है ना। रोटेशन अबाउट पॉइंट ए, कैन यू टेल मी दैट Z3 minus Z1 upon Z2 minus Z1 is equals to AC upon AB e raised to power iota alpha, and alpha is π/3 there, ठीक है ना। अच्छा, एट द सेम टाइम AC और AB तो सेम ही होगा बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यू हैव टेकन रोटेशन अबाउट पॉइंट ए। Similarly, you have taken rotation about point B, B point के about भी rotation लिख दिया आपने, ठीक है। तो B point के about rotation लिखा है Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z2 is equals to AB by BC e रेज़ टू पावर आयोटा π/3। ए बी और बी सी होगा कैंसिल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मैग्नीट्यूड सेम, e रेज़ टू पावर आयोटा π/3, e रेज़ टू पावर आयोटा π/3। मैं ज़रूर इक्वेट कर दूं दोनों को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई हैव टेकन रोटेशन अबाउट पॉइंट ए, आई हैव टेकन रोटेशन अबाउट पॉइंट बी, एंड दीज टू आर सेम इन फैक्ट, e रेज़ टू पावर आयोटा π/3। आई कैन डेफिनेटली राइट Z3 minus Z1 upon Z2 minus Z1 is equals to Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और वेरिफिकेशन कर लीजिए आसानी से, विल बी गेटिंग द रिजल्ट एज Z1 स्क्वायर प्लस Z2। कर लीजिए, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ठीक है। सेम क्वेश्चन आर्गुमेंट के हेल्प से भी समझाता हूं, देखो मैं आपको, क्योंकि क्लैरिटी होना चाहिए कि यार देखो, अल्फा इज नथिंग बट द आर्गुमेंट ऑफ विच कॉम्प्लेक्स नंबर। वी हैव डिस्कस द आर्गुमेंट, अल्फा इज द आर्गुमेंट ऑफ विच कॉम्प्लेक्स नंबर, बताइए जरा। अल्फा इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस वी हैव डिस्कस, टेक द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। It is alpha is actually the angle between AC and AB. It is written as Z3 minus Z1 upon Z2 minus Z1, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, if I write beta, beta is the argument of the complex number, beta is actually the angle between BA and BC. So
is the argument of that complex number z1 minus z2 upon z3 minus z2. यार ये अल्फा लिखा बीटा लिखा, सिमिलर वे यू कैन राइट गामा, जरूरत नहीं है। दो अल्फा और बीटा तो सेम है, अल्फा और बीटा सेम है क्योंकि एंगल सारे π/3 के हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं आप। लेकिन एक छोटी सी बात समझना, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल। कब? टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज आर्ग्यूमेंट बोथ आर सेम। तो केवल आर्ग्यूमेंट के सेम होने से दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं हो जाएंगे। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आर्ग्यूमेंट सेम है। एक का आर्ग्यूमेंट है अल्फा, एक का आर्ग्यूमेंट है बीटा, और दोनों बराबर हैं, π/3 के हैं। लेकिन केवल आर्ग्यूमेंट सेम होने से यू कैन नॉट से दैट दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेम। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सेम होने के लिए आवश्यक है कि उनके मैग्नीट्यूड या मॉडुलस भी सेम हो। तो हम क्या देखते हैं, अगर मैं आपसे कहता हूं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या होगा मैग्नीट्यूड? 1 इसलिए क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ z3 माइनस z1 और मैग्नीट्यूड ऑफ z2 माइनस z1 सेम है भाई, क्योंकि मैग्नीट्यूड्स तो साइड्स की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल, अच्छी बात है। ठीक है ना? अब बात बन गई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कौन से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स? z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल्स टू z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z2। These two complex numbers are same. The reason is इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट सेम है, अल्फा और बीटा, विच इज π/3, और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मैग्नीट्यूड भी सेम है, 1 के बराबर है। आए क्या समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। बोले सर आपने एक बार ऑलरेडी जब आपने रोटेशन से बता दिया था तो ये क्यों बताया आपने? मैं आपको दोनों बातें समझाना चाह रहा हूं कि क्या आर्ग्यूमेंट है और क्या रोटेशन है। यार ये जो आर्ग्यूमेंट लिखा गया ना, सुनना इस बात को, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है अल्फा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर लिख दिया जाता है तो वो रोटेशन है। और क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू, वी हैव रिटन z इज इक्वल्स टू मॉड z e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। ठीक है? Now z1, z2, z3, z4 are the complex numbers representing the vertices a, b, c, d of a square in Argand plane. z1, z2, z3, z4 are the complex numbers representing the vertices a, b, c, d of a square in Argand plane, and you have to prove that twice of z2 is equals to 1 plus iota z1 plus 1 minus iota z3, and the second result is 2 times z4 is equals to 1 minus iota z1 plus 1 plus iota z3। z1, z2, z3, z4 vertices हैं रेक्टेंगल स्क्वायर के। स्क्वायर के वर्टाइसेस है तो स्क्वायर है तो साइड्स की लेंथ सेम होगी, ठीक बात है। एंड एट द सेम टाइम सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। ऑल द एंगल्स आर सेम विच इज ऑफ π/2, और चारों साइड्स की लेंथ सेम होंगी। स्क्वायर है z1, z2, z3, z4, ये वर्टाइसेस है। अच्छा एक और बात समझा देता हूं मैं आपको कि z1, z2, z3, z4 वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल टेकन इन ऑर्डर।
तो रिजल्ट जो होगा वो ये तभी आने वाला है जब ये चारों एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिए जाएं, क्योंकि अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करोगे Z1, Z2, Z3, Z4, ये टेकन इन ऑर्डर से मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया हुआ ऑर्डर है. इफ यू टेक द ऑर्डर इन एज ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन रिजल्ट इज गोइंग टू बी ए डिफरेंट वन. तो टेकन इन ऑर्डर से मतलब ये ध्यान रखिएगा, या अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो जस्ट टेक द ऑर्डर एज एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, है ना. ध्यान रखने वाला पॉइंट है Z1, Z2, Z3, Z4. अच्छा, एट द सेम टाइम ये तो आप जानते हैं कि स्क्वायर है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए. ठीक है. All the angles are same of 90 degree as well as all the sides are same. फर्स्ट रिजल्ट को अगर आप ऑब्जर्व करो, ट्वाइस ऑफ Z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा Z1 प्लस 1 माइनस आयोटा Z3. Z2 इज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z3. Z2 को लिखा गया है Z1 और Z3 के टर्म्स में. यहां पर आपको देखना होगा Z2 इज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z3. तो Z2 अगर Z1 और Z3 के टर्म्स में लिखा हुआ है तो थिंक अबाउट द रोटेशन, एंड रोटेशन अबाउट विच पॉइंट, B पॉइंट, क्योंकि Z2 इज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z3. तो Z2, Z1, Z3 को जो पॉइंट ले रहा है वो पॉइंट ले रहा है B पॉइंट, रोटेशन अबाउट पॉइंट B, टेकिंग रोटेशन अबाउट पॉइंट B पॉइंट के अबाउट रोटेशन लिखा. रोटेशन जब लिख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपने कंसीडर किया. फाइनल पोजीशन अपॉन इनिशियल पोजीशन यू आर गोइंग टू राइट Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ दोज AB अपॉन BC e रेज़ टू पावर आयोटा पाई बाय 2. कोई दिक्कत तो नहीं. AB सेम एज BC, AB और BC का मैग्नीट्यूड सेम है. e रेज़ टू पावर आयोटा पाई बाय 2 इज नथिंग बट cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2. e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. लिख दें. साइन पाई बाय 2 की वैल्यू है 1, cos पाई बाय 2 0, दैट विल बिकम आयोटा. इन फैक्ट Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू आयोटा. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया आपने इसको. Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स Z3 माइनस ऑफ आयोटा टाइम्स Z2. मुझे लिखना है Z2 को, और Z2 को लिखना है इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z3. Z2 को Z1 और Z3 के टर्म्स में लिखना है. ठीक है, लिख लेंगे यार भाई, कोई दिक्कत नहीं है. इट्स गोइंग टू बी इन फैक्ट माइनस 1 प्लस आयोटा Z2 इज इक्वल टू आयोटा Z3 माइनस ऑफ Z1. ठीक है, तो Z2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू आयोटा अपॉन माइनस 1 प्लस आयोटा Z3 माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस 1 प्लस आयोटा Z1. आप कहेंगे सर रिजल्ट तो आ नहीं रहा, रिजल्ट इज डिफरेंट. कोई दिक्कत नहीं यार. आयोटा अपॉन माइनस 1 प्लस आयोटा, तो आयोटा अपॉन माइनस 1 प्लस आयोटा क्या करेंगे आप यहां पर? रिजल्ट को देखो और क्या करना चाहिए, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड. तो माइनस 1 प्लस आयोटा है तो माइनस 1 माइनस आयोटा, माइनस 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड. अभी जरूर सॉल्व कीजिएगा, यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये 2 हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ Z2 एंड यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट इन फैक्ट. ठीक है, दैट्स द अप्रोच. नाउ इफ यू लुक फॉर द सेकंड वन, ट्वाइस ऑफ Z4, पहले एक बार देख लीजिएगा, देन यू कैन नोट डाउन दिस. इसको सॉल्व करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट द Z2, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका.
सेकेंड को देखोगे कि क्या लगता है आपको, ट्वाइस ऑफ z4 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा z1 प्लस 1 प्लस आयोटा z3. z4 इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ z1 एंड z3. तो z4 इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ z1 एंड z3. आप तुरंत कहेंगे सर टेक द रोटेशन अबाउट पॉइंट B. आप बिल्कुल ले सकते हैं. अभी पहले आपने B पॉइंट के अबाउट रोटेशन लिया है और सेकंड रिजल्ट के लिए यू कैन टेक द रोटेशन अबाउट पॉइंट D, क्योंकि D पॉइंट के अबाउट रोटेशन लेने पर z3 z4 z1 ये तीनों आ जाएंगे एंड यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट. रोटेशन अबाउट पॉइंट D, यस इट विल हेल्प यू, रिजल्ट आएगा. एट द सेम टाइम एक और बात बता रहा हूं मैं आपको, एक रिजल्ट आपके हाथ में z2 इज इक्वल टू, समझ लीजिएगा अभी छोटी छोटी सी बातें, जितने भी रिजल्ट तैयार रहेंगे बेहतर होगा आपके लिए. z2 इज रिक्वायर्ड या z2 आपने डिराइव किया है, z2 को डिराइव किया आपने इन टर्म्स ऑफ z1 एंड z3, ठीक है ना. ये स्क्वायर है, मैं यहां पर लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा. आई कैन राइट z1 प्लस z3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू z2 प्लस z4 डिवाइड बाई 2. कोई परेशानी तो नहीं होगी ऐसा लिखने पर. z1 प्लस z3 बाई 2 इक्वल टू z2 प्लस z4 बाई 2. डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है ना. डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, स्क्वायर है ये तो. आप क्या कर सकते हैं, यू वांट z4, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं. एक तो ये आइडिया हो गया कि टेक द रोटेशन अबाउट पॉइंट D आ जाएगा, रिजल्ट आएगा. और एक आइडिया ये कि z2 अवेलेबल है आपके पास z1 और z3 के टर्म्स में, आपको रिक्वायर्ड है z4 इन टर्म्स ऑफ z1 एंड z3. क्या करोगे रे भाई, z1 प्लस z3 इज इक्वल टू z2 प्लस z4. ये जो z2 की वैल्यू है ना इसको इधर रख देना इन टर्म्स ऑफ z1 एंड z3. एक रिजल्ट तो आपने डिराइव किया हुआ है, तो इस रिजल्ट को z2 की जगह प्लेस कर देना, यू विल बी गेटिंग z4. जो रिजल्ट आएगा वो z4 ही तो आएगा इन टर्म्स ऑफ z1 एंड z3. ये तो दीज आर द वेरियस आइडियाज जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं. Now the question is, let the complex numbers z1, z2, z3 be the vertices of an equilateral triangle. z1, z2, z3 be the vertices of an equilateral triangle. z0 is given as the circumcenter of the triangle. Circumcenter of triangle. ट्राइंगल का सर्कमसेंटर है z0 और आपको प्रूव करना है z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टाइम्स z0 square. z0 be the circumcenter of the triangle and you have to prove this result that z1 square plus z2 square plus z3 square equals to 3 times z0 square. Circumcenter means point of concurrency of perpendicular bisector. Perpendicular bisectors का intersection point होता है circumcenter. Orthocenter is for altitudes. Confusion नहीं होना. अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एक रिजल्ट हमने डिराइव किया था. क्या रिजल्ट था वो? z1, z2, z3 अगर वर्टाइसेस हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के तो वी कैन डेफिनेटली राइट z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल्स टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1. Today only the first question based on the argument on rotation was this. बोले सर आप सर्कमसेंटर का कैसे यूज करें? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, हाउ टू यूज दैट? देखिए बहुत सोचने की आवश्यकता इसलिए नहीं है. इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन और आपको एक जरूर क्लिक करना चाहिए कि फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड कोइंसाइड कर जाते हैं, सारे पॉइंट सेम होते हैं. बस ये हेल्प करेगा आपको और क्या, इतना ही तो सोचना था. तो सर्कमसेंटर z0 है तो सर्कमसेंटर और सेंट्रॉइड सेम होंगे. तो सेंट्रॉइड क्या है? दैट विल बी इक्वल्स टू
Z naught, that will be equals to Z1 plus Z2 plus Z3 divide by 3. सरकम सेंटर सेंट्रॉइड के बराबर होगा, और सेंट्रॉइड क्या होगा? ट्राइंगल का सेंट्रॉइड जिसके वर्टाइसेस Z1 Z2 Z3 हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में इट विल बी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3. ऑन स्क्वेयरिंग इट विल बिकम, आपको रिजल्ट ये डिराइव करना है, बात बन जाएगी. ऑन स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग करने पर इट विल बी 9 टाइम्स Z नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होल स्क्वायर. तो Z1 प्लस Z2 plus Z3 whole square, Z1 square plus Z2 square plus Z3 square plus twice of Z1 Z2 plus twice of Z2 Z3 plus twice of Z3 Z1. ठीक है, बोले सर अब क्या करना? हो गया यार, ये रिजल्ट ऑलरेडी आपके पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए रिजल्ट अपनी जगह है. ठीक है ना, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 ये रिप्लेस कर दीजिएगा यहाँ पर, और क्या करना? 9 टाइम्स Z नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ. लेकिन मैंने इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज किया, किस रिजल्ट को? कि यार इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर सेम होता है ट्वाइस ऑफ, सॉरी, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1. प्लेस दैट वैल्यू, यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि परपेंडिकुलर, बायसेक्टर और आर्ग्यूमेंट और रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं, कुछ आवश्यकता नहीं है. इक्विलेटरल ट्राइंगल इज देयर. इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड कोइंसाइड करेगा. Complex numbers Z1, Z2, Z3 are the vertices ABC respectively of an isosceles right angle triangle. Z1, Z2, Z3 are the vertices ABC respectively of an isosceles right angle triangle with right angle at C. With right angle at C. C point पे right angle triangle है या C point पे right angle बन रहा है, और isosceles right angle triangle. तो आप समझ सकते हैं isosceles right angle triangle, तो इतना तो समझ में आता है कि one of the angle is 90 degree. Isosceles is also there, so remaining two angles are of pi by 4 pi by 4. 45 45 के होंगे तो तय बात है. और आपको प्रूव करना है Z1 minus Z2 whole square is equals to twice of Z1 minus Z3 into Z3 minus Z2. ये प्रूव करना है आपको. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट सी पॉइंट. सी पॉइंट पे राइट एंगल है. सी पॉइंट पे राइट एंगल pi by 4 pi by 4, these two are same. ठीक है ना, दोनों साइड्स की लेंथ बराबर होगी, ए बी और सॉरी ए सी एंड बी सी. आइसोसेलेस ट्राइंगल है और रिमेनिंग टू एंगल्स आर पाई बाय 4 पाई बाय 4. ठीक है, रिजल्ट हमें रिक्वायर्ड है Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ Z1 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z2. क्या किया जाए? देखिए, आई विल बी डिस्कसिंग द सेम प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम विथ टू अप्रोचेस. दो अप्रोचेस से डिस्कस करूंगा सो दैट यू विल बी गेटिंग द आइडिया कि कुछ रटने की आवश्यकता नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. देखो, AC और BC सेम है ना, मतलब मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z3 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z3. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सेम है. ठीक है, इस बात को देखते हुए हमने क्या किया, वी हैव टेकन रोटेशन एंड वी हैव टेकन रोटेशन अबाउट
अबाउट पॉइंट सी, सी पॉइंट के अबाउट रोटेशन कंसिडर किया। सी पॉइंट को सिलेक्ट करने के पीछे रीजन है, वो भी समझाता हूं मैं आपको कि व्हाई यू आर सिलेक्टिंग द सी पॉइंट। सो इफ यू टेक द रोटेशन अबाउट सी, बताइए हाउ टू राइट द रोटेशन अबाउट सी पॉइंट। Z2 minus Z3 upon Z1 minus Z3 is equals to BC by AC। e रेस टू पावर आयोटा पाई बाई 2। ठीक है क्या? सी पॉइंट के अबाउट रोटेशन कंसिडर किया हमने। BC और AC तो सेम है। e रेस टू पावर आयोटा पाई बाय 2। So e raised to power iota pi by 2 is nothing but cos pi by 2 plus iota sin pi by 2, and which is nothing but iota। yes it is iota। ठीक है, अब अगर आप रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हैं, रिजल्ट मैंने सी पॉइंट के अबाउट रोटेशन लिखा, ठीक है। रिजल्ट को अगर मैंने ऑब्जर्व किया तो Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ Z1 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z2। रिजल्ट को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, इट इज फ्री फ्रॉम आयोटा। इसमें आयोटा तो कहीं अपीयर हो नहीं रहा है, रिजल्ट में कहीं आयोटा नहीं आ रहा है। बोले सर इसका क्या क्या मतलब? बट हियर Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू आयोटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बिकॉज आयोटा स्क्वायर विल बिकम -1 क्योंकि रिजल्ट इज फ्री फ्रॉम आयोटा। तो हमने कुछ ऐसा प्लान किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। Z2 माइनस Z3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ Z1 माइनस Z3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो Z2 माइनस Z3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस ऑफ Z1 माइनस Z3 होल स्क्वायर। ठीक है, बोले सर रिजल्ट कहाँ मैच होगा? Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर, ये तो कुछ बात बन नहीं रही। सॉल्व करते हैं। Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ Z2 Z3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस ऑफ Z3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ Z1 Z3। मुझे रिजल्ट रिक्वायर्ड है Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर। थोड़ी सी कलाकारी देख लीजिएगा। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, रिमेनिंग सारी टर्म्स को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया। ठीक है, रिमेनिंग सारी टर्म्स को मैंने शिफ्ट किया तो इट विल बिकम इनफैक्ट ट्वाइस ऑफ Z2 Z3 प्लस ट्वाइस ऑफ Z1 Z3। ठीक है, Z3 स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ Z3 स्क्वायर। रिजल्ट को देखते हुए टारगेट कर रहे हैं इक्वेशन को। Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर, तो Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर के लिए क्या किया जाए? माइनस ऑफ 2Z1 Z2 बोथ साइड्स। रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हुए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। सो माइनस ऑफ 2Z1 Z2 बोथ साइड्स, दोनों साइड माइनस ऑफ 2Z1 Z2 किया। इनफैक्ट अब अगर आप देखते हो इट इज बिकमिंग Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 डेफिनेटली कॉमन आ रहा है। और ये जो रिमेनिंग 4 टर्म्स हैं भैया दोस्तों, इनको फैक्टराइज कर लीजिए, यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, ठीक है, रिजल्ट आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, 2 is there. If I take Z3 common, it will be Z2 minus Z3. If I take
Z1 कॉमन, मुझे Z2 माइनस Z3 चाहिए, तो माइनस ऑफ Z1 कॉमन लिया तो Z2 माइनस Z3, ठीक है ना, इन दोनों में से और इन दोनों में से we are getting the result. And yes, 2 is also coming. So selected the point C point, and about C point we have taken the rotation. C point के about rotation लिखा गया. Now look for the second approach also for the same question. हमने C point को select किया था और C point के about rotation लिया था, और what happened because of that AC और BC का magnitude same है, isosceles triangle was there, तो cancel हो गया था. But it's not required that केवल ऐसा रटा जाए कि C point के about ही rotation लिया. Taking rotation about A point, A point के about rotation लिखता हूं मैं. चलिए लिख दीजिए A point के about rotation. A point के about rotation. Yes, बोलिए जरा. Z3 minus Z1 upon Z2 minus Z1 is equals to what? AC upon AB e raised to power iota pi by 4. ठीक है, A point के about rotation लिया. AC by AB is not 1, AC और AB same नहीं है. We have taken rotation and rotation about point B, B point पे about भी rotation लिया हमने. बोलिएगा. Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z2 is equals to AB by BC e raised to power iota pi by 4. ठीक है. अब क्या किया जाए? AC upon AB और AB upon BC, if you observe correctly, AC upon AB, यार ये isosceles right angle triangle है, तो you can definitely tell me the ratio of AC upon AB, and you can also tell me the ratio of AB by BC. कितना होगा AB by AC या AC by AB और AB by BC? दिक्कत नहीं होना चाहिए. Isosceles right angle triangle is there. यार दोस्तों, if you take it x, x square plus x square, है ना, this will be root 2x hypotenuse, ठीक है ना. x square plus x square equals to AB square. So AB is nothing but root 2x. So if I ask you the ratio AC by AB, अगर मैं पूछता हूँ आपसे, तो AC by AB, परेशानी थोड़ी ना होना चाहिए. AC by AB 1 by root 2 और AB by BC is root 2. तो AC by AB 1 by root 2 and this is root 2. चलिए लिख देते हैं. ठीक है, अभी हो गया यार. e रेस्ट टू पावर आयोटा पाई बाय 4 की वैल्यू एक से निकालो, दूसरे में रख दो, या दोनों से e रेस्ट टू पावर आयोटा पाई बाय 4 की वैल्यूज को इक्वेट कर दीजिए, जो भी आप कहना चाहें. भाई ये e रेस्ट टू पावर आयोटा पाई बाय 4, इसको उठा के फर्स्ट में पुट कर दें. ठीक है, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 e रेस्ट टू पावर आयोटा पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस
Z2। चेक करिए, आप जब सॉल्व करेंगे डायरेक्टली यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। आपको आइडिया आ गया? दो अप्रोचेस, वी हैव टेकन रोटेशन अबाउट अ सिंगल पॉइंट सी पॉइंट और वी हैव डिराइव्ड द रिजल्ट। एंड द सेकंड अप्रोच वी हैव टेकन रोटेशन अबाउट द टू पॉइंट्स, पॉइंट ए एज वेल एज पॉइंट बी, और दोनों का यूज करते हुए वी हैव डिराइव्ड द रिजल्ट।